तो आज हम लोग अब कैपेसिटर में जो चार्जिंग करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, इस पे बातचीत करते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हुई कैपेसिटर बेसिकली। तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि कैपेसिटर को कैसे लगाएं सीरीज पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाए। उस पर हम कुछ क्वेश्चन आज और करेंगे बाद में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। डालिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो मेरे पास मान लेते हैं ये कोई कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ये सी है कैपेसिटेंस, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को V पे मान लेते हैं, नेगेटिव 0, V पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो सपोज यहाँ से प्लस चार्ज किसी समय +2 यहाँ पर और -2 नेगेटिव। ये सिंपल बैटरी को। तो प्रॉब्लम क्या आती है पहले वो समझते हैं। जो ही बैटरी पर कुछ चार्ज आ गया तो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो पॉजिटिव चार्ज किया, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज किया, थोड़ा सा चार्ज हो गई बैटरी। अब कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज आया, जो बाहर से बड़ी बैटरी लगी है उसने फिर थोड़ा सा और भेजा अंदर चार्ज, थोड़ा सा मान लो DQ चार्ज भेजा थोड़ा सा और। तो जो पहले वाला चार्ज होगा वो नए वाले चार्ज को एक्सेप्ट करेगा या रिपेल करेगा, सोचो। जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज था उस पे पॉजिटिव ही दोबारा गया तो वो रिपेल करेगा ना। यस सर। लेकिन जो बड़ी बैटरी बाहर से लगा रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो धकेल के उसे अपना फोर्स लगा के उसको स्टोर करवा ही लेगी। मेरी बात समझ रहे हो? वरना तो कोई भी बैटरी कभी चार्ज ही नहीं हो पाती। आपके मोबाइल का जो बैटरी है उसको कैपेसिटर समझो, और मेन सोर्स जो है बिजली का घर में ये बड़ी बैटरी है मान लो, ठीक है, या इन्वर्टर से चार्ज करते हो। तो पहली बार आपके कैपेसिटर पे चार्ज जब जाएगा, कुछ मान लो एक टर्मिनल पे +2 एक टर्मिनल पे -2। अब जब थोड़ा चार्ज और आया स्टोर होने, तो ये जो पहले से है वो रिपेल कर देगा ना। यस सर। लेकिन जो बड़ी बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसने ताकत लगा के उसको भी स्टोर करवा दिया। अब जो अब दोनों टर्मिनल पे चार्ज थोड़ा बढ़ी है, अब क्या होगा, फिर नया चार्ज आया, पहले वाला चार्ज अब और ज्यादा हो चुका है तो मिलके और ज्यादा रिपेल करेगा। हर बार बैटरी धक्का लगाते रहेगी लेकिन हर बार इसका जो विरोध होगा उधर से वो बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हर बार अलग अलग फोर्स लग रहा है तो कैलकुलस मेथड लगेगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो इस दौरान आप गौर कर रहे हैं कि आप बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने के लिए। वर्क कौन करेगा? बैटरी। तो जो वर्क करना है वही वर्क एनर्जी के तौर पर बाद में स्टोर हो जाना है। किसकी एनर्जी के तौर पर? कैपेसिटर। तो बेसिकली आपको वर्क डन निकालना है बाय बैटरी इन चार्जिंग, और फिर कह देंगे कि वही एनर्जी है इसमें जो स्टोर है कैपेसिटर में। पूरा थीम समझ में आई? यस सर। ठीक हो गया। चलिए लिखते हैं। Let us consider
a capacitor of capacitance C with initially zero charge. आप लोग कभी हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। वैसे 100% बैटरी को ना तो चार्ज किया जा सकता है और ना ही 100% डिस्चार्ज किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी आप बाद में पढ़ेंगे कॉलेज लेवल में। तो अभी तो आइडियल कंसेप्ट है, तो मान लो बैटरी पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये सब आइडियल कंसेप्ट है बच्चों, रियलिटी से काफी दूर है जो आप लोग पढ़ते हो। ये बहुत सिंपल वर्जन है, ठीक। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी with potential difference V. ठीक, ये समझ में आ गया होगा। with potential difference V, अभी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये अटैच है। सपोज at any time t Q charge is stored in the capacitor. So जो Q होगा वो कितना हो जाएगा, C टाइम्स V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पर V है तो कैपेसिटर में यहाँ पर भी इस साइड V होगा और यहाँ 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 इक्वल टू Q अपॉन C ना। तो ये CV हो गया। If additional charge dQ reaches to capacitor, थोड़ा सा और चार्ज dQ है वो कहां पर पहुंचा, कैपेसिटर। इट इज रिपेल्ड क्लियर है ये लॉजिक कि ऐसा होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो जो पहले से Q चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। क्लियर है ना। So some work is done by the battery battery to accumulate this dQ charge at the terminals of कैपेसिटर। ठीक है ना।
तो इस D2 चार्ज को वहां पर एक्यूमुलेट करना, जमा करना, वर्क करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा D2 है तो वर्क भी DW होगा ना, छोटा सा। तो DW इक्वल टू कितना होता है, V इंटू W इक्वल टू V इंटू Q पढ़ा था ना हमने। हेलो, तो V चीजें क्या रख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यूजिन 1। ये ठीक है। तो टोटल वर्क डन, वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बाई C D2। Q 0 से लेकर मान लीजिए कैपिटल Q तक चार्ज किया, 1 बाई C बाहर, Q का Q स्क्वायर बाई 2, 0 to Q, बस हो गया। W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं इसको। तो अब क्या लिखना चाहिए, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। किसकी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, जाहिर सी बात है, वही चार्ज हो रहा है। दिस वर्क डन, काम किसने किया, डन बाय द बैटरी is stored in the form of energy of the capacitor। So U equal to यही W Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक्चुअली आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ना, कि जितना वर्क हो वो सारी एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गर्म भी तो होती है बैटरी। तो ये एक आइडियल कंसेप्ट है, हाँ, इतना होना नहीं है, ठीक है। इससे और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ऑल्सो Q इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, C इंटू V। सो U इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2C, implies U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और U इक्वल टू हाफ CV इंटू V लिख सकते हैं, तो हाफ Q इंटू V। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट है। Q इक्वल टू C इंटू V होता है ना, कैपिटल Q, सॉरी कैपिटल सब एक जैसे। सो U चीजें पर एक फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा फॉर्मूला क्या है हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है हाफ Q इंटू। न्यूमेरिकल करने के लिए आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी एक को लगा लीजिए। तो कोई छोटा सा सवाल अगर दिया हो, कभी एग्जाम में आते रहते हैं ये स्ट्रेट लाइन के, कोई इनमें से कभी Q और V दिया होगा, कभी Q और C दिया होगा, कभी C और V दिया होगा,
एक को याद करो, बाकी कन्वर्ट कर लो। तो क्वेश्चन हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, अगला आर्टिकल पर अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए एक सवाल लिखिए, कैपेसिटर के अरेंजमेंट पे कई सवाल हैं अभी। एक डायग्राम बनाइए प्लीज। ये है और ऐसा बनाना है। हर एक जो है 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है मान लेते हैं, और ये सी और डी, ये सी और ये डी, राइट। तो क्वेश्चन लिखिए, इफ 100 volts of potential difference is applied between A and B, then find the potential difference between C and D. Potential difference between C and D. तो डायरेक्ट जो हम कल फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, मैं हमेशा कहता हूं उनका यूज ज्यादा मत किया करिए, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस रखिए। तो अगर 100 वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में लगी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए टर्मिनल पॉजिटिव पर है या बी टर्मिनल पॉजिटिव पर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी रखें। तो इसको दोबारा बना लेते हैं और थोड़ा बड़ा डायग्राम ताकि साफ बने। ये थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि डायग्राम साफ दिखे, जो बीच में कई चीजें लिखनी है। ये वही है, और यहाँ मैंने बैटरी जोड़ दी इस बार फिर। ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ये 100 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी 6 माइक्रोफैराड तो सभी का कैपेसिटेंस है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वहां तक आपके पास टोटल 2 हिस्सों में बटेगा चार्ज। तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेट Q1 plus Q2 चार्ज be given by positive terminal of battery, positive
टर्मिनल ऑफ बैटरी। जरूरी नहीं है इतना ही माने। तो सब यहां से Q1 प्लस Q2 चार्ज किया। अब देखिए ऐसे चल लेता हूँ Q1 प्लस Q2। तो अब ये बटेगा ना, तो मैंने ऐसे चल लिया कि सपोज इधर को कितना गया Q1 और इधर को कितना गया Q2। तो बैटरी का नेट चार्ज तो हमेशा 0 होता है। अगर यहां से Q1 प्लस Q2 दिया है तो नेगेटिव टर्मिनल से कितना जाएगा भाई, यहां से -Q1 -Q2 यहां से। तो यहाँ को -Q1 गया और यहाँ -Q2। अब इंडक्शन से इधर देखो, ऊपर वाले में +Q2 है, तो उसके दूसरे टर्मिनल पे कितना हो जाना चाहिए -Q2। और यहाँ नीचे -Q2 है, तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए +Q2। अब इन पोर्शंस को देखो, ये तो डिस्कनेक्टेड है, -Q2 जहां पर लिखा है ऊपर, ये पोर्शन तो डिस्कनेक्टेड है ना बैटरी से, तो इस पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। ऊपर -Q2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +Q2, और यहाँ +Q2 है तो यहाँ पर -Q2। सी और डी। इंडक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या ये पूरा क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है? अब देखिए। क्लियर। अच्छा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझ में आया या दोबारा समझाना है? एक बार समझा दी। अच्छा, सपोज मैंने यहां से ले लिया Q1 प्लस Q2 चार्ज, जहां सही का निशान लगा वो देखिए। तो सबसे नीचे वैसे ही -Q1 -Q2 हो जाएगा उतना ही, और मैंने बांट दिया, एक में Q1 गया, एक में Q2 चार्ज। तो यहाँ से भी वही सिमेट्री है, पूरा डायग्राम बहुत सिमेट्रिक है, तो यहाँ माइनस में भी यही जाएगा। तो इधर -Q1 इधर -Q2, बाकी तो इंडक्शन लगा है। तो पोटेंशियल के बारे में देखिए अब प्लीज, पोटेंशियल को समझिएगा। पोटेंशियल ये 100 वोल्ट है, तो ये जहां जहां तक कनेक्टेड है वहां तक 100 वोल्ट होगा। इधर देखिएगा, ये पेन में चला रहा हूँ ए, और ये भी 100 वोल्ट पे होगा या नहीं, इधर वाला टर्मिनल, और ये भी 100 वोल्ट पे होगा। ये ठीक है, जिस जहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सब 100 वोल्ट पे ही रहेंगे। माइनस वाले को देखो, वो 0 पे था, तो यहाँ पर 0 वोल्ट, और यहाँ पर भी 0 वोल्ट। क्लियर है इतना? जहां तक ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो सब 0 वोल्ट का होंगे। अब कौन सा रह गया यहाँ पर, ये सी पर, तो मैं इसको VC ले लूं पोटेंशियल। तो ये VC -Q2 से C होते हुए नीचे तक जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये जुड़ा हुआ पोर्शन है, तो इस पर पोटेंशियल VC। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं हो रही, हाँ एरो मत बनाना उसको। पोटेंशियल का पोटेंशियल डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, और ये लास्ट D वाला पोर्शन जो है इस पर पोटेंशियल VD मान लेते हैं। अब लगाइए बेसिक आपके जो रूल्स हैं उनके लिए।
ऐसा करते हैं, देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं, कैपेसिटर नंबर 1, इसको कैपेसिटर नंबर 2, इसको कैपेसिटर नंबर 3 और इसको कैपेसिटर नंबर 4। नहीं तो कैलकुलेशन किससे लेती आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, फॉर वन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 0। ठीक है ना? Yes, sir. Q1 into 6 माइक्रोफैरेड, V equal to Q upon C1, सॉरी Q upon C। तो C कितना है पहले का कैपेसिटेंस? 6 माइक्रोफैरेड है, तो Q आपके पास Q1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q1 कितना मिला? 600 माइक्रो कूलम। लो जी, एक चीज तो डायरेक्ट निकल गई Q1। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अच्छा, फॉर 2 दूसरा वाला कैपेसिटर में बच्चों बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 100 माइनस 100 minus VC। वेरी गुड। Q2 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड। ऐसे ही बनाए रखो यार, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करें। फॉर 3 के लिए बताओ भाई। VC माइनस VD. VD इक्वल टू Q2 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना? Q3. Q3 कहां पर आया है? Q2 ही है। इंडक्शन लगाओगे, एक पे प्लस Q2 दूसरे पे माइनस Q2, तो अपने आप फिर बचे हुए पे भी टर्मिनल पे Q2 ही रहेगा। चौथे पे VD माइनस 0 इक्वल टू Q2 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड। सही है? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं 2, 3, 4 को जोड़ दूं तो देखो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में ड्रॉ करो, VC कैंसिल, VD भी कैंसिल। Yes, sir. तो 2, 3, 4 को जोड़ दो, एडिंग 2, 3, 4 वीजे लेफ्ट साइड 100 भी बचेगा, और यहाँ Q2 अपॉन 6, Q2 अपॉन 6, Q2 अपॉन 6, तो 3 टाइम्स Q2 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड, तो Q2 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। तो भाई Q2 कितना आ जाएगा? 200 माइक्रो कूलम। अब Q2 कहीं भी रख के कुछ भी निकाला जा सकता है, क्लियर है? Yes, sir. हमसे पूछा क्या गया है, जरा उस पर गौर करें। जरा क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन क्या था? सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है AB में
वो गिवन है, आपको लास्ट डी टर्मिनल का वो बैटरी का उसका निकालना है। क्या निकालना है? सरल शब्दों में को सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वीसी माइनस वीडी निकालना है। यस सर। तो कैसे निकालोगे? अब सब सामने रखा है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे ओरली बता दोगे सर ये कर लेते हैं, क्या करना चाहिए जरा बताओ तो करने से पहले। सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इक्वेशन 3 डायरेक्टली है वीसी माइनस वीडी, Q2 अब तुम्हें पता है अपॉन 6 यार, कुछ भी तो नहीं। फ्रॉम 3 VC minus VD equal to 200 upon 6 equal to 100 upon 3 वोल्ट। क्योंकि दोनों माइक्रो में है वो कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट एमकेएस में आ जाएगी। बहुत, अगर अलग अलग भी चाहिए तो भी निकल जाता, हमारे पास सेकंड फोर्थ भी है। लेकिन चीजें कितनी आसान हो गई, आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, हम लोग इसको इस 5:15 दोबारा जुड़ेंगे और एक आर्टिकल और एक दो सवाल और करेंगे। थैंक यू।